वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। सियासत में एक बार फिर पंजाब से मुतालिक हलचल शुरू हो गई है। लंदन में अलीम खान और ओन चौधरी ने नवाज शरीफ से मुलाकातें की हैं। मरियम नवाज ने इससे मुतालिक सवाल के जवाब में कहा है कि क्या आपको सब बता दूं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने जरूर बता दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा और बताया कि खुशखबरी दे रहा हूं, पंजाब में नवंबर में फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। अब सवाल यह है कि क्या वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की कुर्सी खतरे में है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊँगी। एक मरतबा फिर से पंजाब में तब्दीली की बाज़गश्त, क्या आम इंतखाबात तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? देखिए, पंजाब जो है वो 4-5 साल से एक अजीबोगरीब सूबा है जिसे कोई गवर्न नहीं कर रहा सिवाय एक साहब के। अब वो वज़ीर इमरान खान साहब हैं, बुज़दार साहब हों या कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर आपको खान साहब नज़र आते हैं बैठे हुए जब भी जाते हैं। इस बार तो खासा उसका चर्चा भी हुआ, तस्वीर भी आई हो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हालात पंजाब के दिगरगू हैं। अमन व अमान का मसला भी पैदा होना शुरू हो गया है। बैड गवर्नेंस तो वहाँ पहले ही थी, बुज़दार साहब ने कमाल किया था। और अब जो हुकूमत है वो जाहिर है पीटीआई की मरून मन्नत है, पीटीआई के वोटों की मरून मन्नत है। उनके पास है क्या? उनके पास तो 4-5 दाने भी नहीं है, और वो भी मशकूक दाने हैं उनके पास। बाकी चौधरी शुजात साहब के पास है लोग, और किसी वक्त भी अदालत का कोई फैसला आ सकता है ऐसा जो इस मामले को उल्टा कर दे। तो परवेज इलाही साहब भी बाहर घूमने गए हुए हैं, वहाँ भी उन्होंने कई बातें की हैं और वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं वो बकौल उनके हुकूमत को। लेकिन हुकूमत किसी के पास नहीं है। हुकूमत तो हाशिम डोगर के पास भी नहीं थी जिसने आज इस्तीफ़ा दिया है। जब हाशिम डोगर ने ये कहा कि जेल में शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ, तो उसके बाद ये मामला समझ में आ गया था कि कहाँ जा रहे। फिर उनका प्रोफाइल भी चेक कर लें आप हाशिम साहब का। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लॉन्ग मार्च में हुकूमत साथ नहीं देगी पीटीआई का, डोगर साहब ने कहा, तो वो भी जाहिर है। तो बंदा सही नहीं था वो बकौल पीटीआई वालों के, और उसको काम करने की सहूलत भी नहीं थी। उसके काम में मुदाखलत हो रहा था, तबादले हो रहे थे, सब और रिकॉर्ड ही बातें। तो मेरा ख्याल ये है कि मुमकिन नवाज शरीफ साहब समझ रहे हों कि अच्छा मौका है और जाके तब्दीली करते हैं, लेकिन जब तब्दीली पंजाब में आएगी तब देखेंगे। अब मेरा ख्याल है इस मौजू पे ज़्यादा बात करना मुनासिब यूँ नहीं है कि वहाँ पर बहुत ही दाएं बाएं हो रहे मामला। जी, 7 वोट हैं, उधर चले जाएं, 63A का फैसला रिव्यू हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब चांस लेंगे। सही। जुनैरा, क्या वजह है? क्या नून लीग को अंदाजा है कि आम इंतखाबात से पहले पंजाब अभी उनके पास होना बहुत जरूरी है, अगर तो वो विफाक पे हुक्मरानी करना चाहते हैं तो? हाँ जी, डेफिनेटली, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा तनकीद उनके ऊपर हुई है ख़ुद पार्टी के अंदर से भी, वो यही थी कि आप लोगों ने पंजाब में क्या किया है कि आपके हाथ से वो निकल गया। हमजा शहबाज को लॉन्च किया गया था एज अ यंग ब्लड ऑफ नून लीग, शहबाज शरीफ को मरकज़ में भेज दिया गया, तो बड़ा एक मजबूत कैंडिडेट उन्हें समझा जा रहा था। ऊपर से नून लीग की लेगेसी समझी जाती थी कि पंजाब तो उन्हीं का है। तो जब ज़िमनी इलेक्शंस में सब कुछ बिल्कुल तवक्को के बरक्स हुआ, तो डेफिनेटली उनके रैंक्स में काफ़ी परेशानी तो थी। लेकिन मुझे अभी तक कोई कैलकुलेटेड फार्मूला मुझे नहीं समझ में आ रहा जिसके तहत ये गवर्नमेंट चेंज कर सके। गवर्नमेंट में प्रॉब्लम होना और बात है, सिंक्रोनाइजेशन का और कोऑर्डिनेशन का फुकदान होना वो और बात है, लेकिन ये कि डिफेक्टर्स का वोट काउंट होना या नहीं होना ये सबको पता है। फिर किस तरीके से वोट इधर से उधर जाएंगे, नंबर गेम कैसे चेंज होगी, कौन सी पार्टी सिर्फ 7 वोट लेके खड़ी है वो दूसरी तरफ भी जा सकती है, ये मुझे इन बातों का कोई फार्मूला मुझे ऐसा
समझ नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ ये कि जो इतनी बड़ी तब्दीली पंजाब में हमने गवर्नमेंट की देखी, मैं ज़िमनी इलेक्शंस की बात कर रही हूँ कि एकदम से वो पीटीआई के हाथ में चली गई, जबकि उससे पहले 4 साल से बुज़दार की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था पीटीआई पे कि पंजाब में तो ये दोबारा नहीं आएंगे और इनकी बैड गवर्नेंस की वजह होगी कि नून लीग दोबारा स्वीप करेगी। तो अभी उसमें टाइम ही कितना गुजरा है, कौन से ऐसे हमने फैक्टर्स देख लिए हैं जिसकी वजह से समझे कि दोबारा एक रेडिकल चेंज आने वाला है 2-3 महीने के अंदर अंदर। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ये होता है तो यकीनन वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हुआ था। कोई लीगल वे, कोई आईनी तरीका वो तो मुझे नज़र नहीं आता। सही। अंबर, ये जो हनीफ अब्बासी साहब ने नवंबर में खुशखबरी सुनाने की बात की है, दावा कर दिया है, क्या आपको नून लीग का ये प्लान नवंबर में एग्जीक्यूट होता नजर आ रहा है? माजरत, ये जो कुछ अगले माह हैं ये बहुत अहम है, उसमें बहुत कुछ नून लीग को भी चाहिए ताकि वो अपनी कुछ पोजीशन मजबूत करें। इसाक डार साहब का वापस आना, वजीर ख़जाना बनना, और ताकि डॉलर भी मजबूत हो। इसके अलावा इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, उसके खिलाफ भी उन्होंने ज़ाहिर अपनी हिकमत अमली भी तैयार की। और ये पंजाब में जो तब्दीली दोबारा से आने वाली है, इसकी तो काफ़ी देर से जो दाल पक रही है उसके बारे में सुन रहे हैं। ये मैं कहूँगी ज़रूर कि देखिए, पंजाब एक इनाम है। पंजाब जिसके पास हो उसको फ़ायदा ही होता है वो विफाक में हो। और हमने ये भी देखा, जैसे मैंने लॉन्ग मार्च का भी जिक्र किया था कि इमरान खान साहब को शायद वो पजीराए ना मिले क्योंकि परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं, और लॉन्ग मार्च में जो वो चाह रहे थे, जो उनको नहीं मिली थी, मुयसर थी, जब इससे कबल उन्होंने मई में किया था। लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है नून लीग को अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए सिर्फ लॉन्ग मार्च के हवाले से नहीं, अगले इंतखाबात के लिए भी पंजाब की हुकूमत वापस चाहिए। फॉर्मूला तो बन जाता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल आईनी तरीके से हुआ था। मैं ये वाजे कर दूं, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि आइन इसकी इजाज़त देती है, ये आइनी तरीका है ये। बल्कि मैं ये कहूँगी कि जो एहतजाज के ज़रिए और डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली के ज़रिए जो जिस किस्म के इस्तेमाल की जाते हैं हुकूमतों को कमज़ोर करने के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज़ एब्सोल्युटली लेजिटिमेट। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इससे आपको ये भी जाहिर होता है कि पंजाब जो गढ़ बना हुआ है इस वक्त एक अदम इस्तेहकाम का, वो भी नुकसानदेह तो रहेगा। नून लीग कुछ पका रही है, लंदन में भी कुछ पक रहा है, बहुत सारे अहम लोग पहुंचे हुए हैं। हनीफ अब्बासी की जो एतमाद है उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल तो अब ज़ाहिर सियासी बयान तो है। देखते हैं कितना ये दाल कितनी ज़्यादा पक गई है। सही। मुजम्मिल सौफवर्दी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। वो एक पाकिस्तानी मूवी बनी थी कि पंजाब नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है कि सबको पंजाब ही जाना है। अलीम खान भी लंदन में इस वक्त मौजूद हैं। अलीम खान का इस सारे प्लान में क्या रोल होगा, क्या रोल देख रहे हैं आप? अभी तो उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने खुद भी कहा है कि वो गैर सियासी हो गए हैं और उनका अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल वो पंजाब असम्बली में मौजूद भी नहीं है कि हम कह सकें कि उनको उनके गिर्द कोई चीज़ घूम सकेगी। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि अलीम खान का कोई रोल है। पिछले 1-1.5 माह से पंजाब असम्बली का इजलास जारी है और कोई एजेंडे के बावजूद भी इजलास को कंटिन्यू करवाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये कहा जा रहा है कि गवर्नर जो हैं, अगर ये इजलास ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। और अगर गवर्नर वज़ीर आला को, जैसे सदर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, ऐसे गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। ऐसी सूरत में परवेज़ इलाही साहब ने अपने वोट पूरे करने होंगे और उन्हें एतमाद का वोट लेना होगा। शायद उसकी कोई आइनी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा रही हैं। जो मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में वो लार्जर बेंच नहीं बन पाएगा, जिसकी बहुत कोशिश की गई है कि वो लार्जर बेंच बन जाए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अपने ही 2 फैसले कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक फैसले में कहा गया है कि पार्टी प्रेसिडेंट की राय चलेगी, एक फैसले में कहा गया है कि पार्लिमानी लीडर की राय चलेगी। तो अब 2 फैसले उनके फील्ड में मौजूद हैं, 2 मुख्तलिफ मौक़े पे। मुस्लिम लीग नून की दफ़ा पार्टी प्रेसिडेंट था और मुस्लिम PTI की दफ़ा पार्लिमानी लीडर था।
तो इन दोनों तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक लार्जर बेंच बनाना है, लेकिन चूँकि वहाँ अभी लार्जर बेंच बनने का माहौल नहीं है, वहाँ तो जजेस एक दूसरे के को ख़त और खिताबत से बात कर रहे हैं, इकट्ठे बात भी नहीं कर रहे। तो मुझे ये लग रहा है कि जो कोशिश होगी वो गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। ठीक है, यानी आपके ख्याल में अलीम खान का कोई रोल आपको जो है वो पंजाब में तब्दीली के लिए नजर नहीं आ रहा? आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी, क्या लगता है क्या परवेज इलाही अपनी कुर्सी और पंजाब की हुकूमत बचा पाएंगे? देखिए, अभी तक जो सूरत हाल है वो है कि पंजाब इमरान खान की मजबूरी है, और पंजाब में परवेज इलाही भी इमरान खान की मजबूरी है। एनबीसी सिर्फ इमरान खान की मजबूरी है या बाकी सबकी भी? नहीं, अभी तो इमरान खान की मजबूरी है। अगर इमरान खान को के पीछे हट जाते हैं, वो इमरान खान की हिमायत से पीछे हट जाते हैं, तो वो साथ बात सब गए और दूसरी तरफ फिर वो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। वहाँ तो खेल यही हो रहा है ना कि उनको पहले भी कहा था कि आप आ जाओ, दुआ भी हो गई थी, मिठाई भी खा ली गई थी, फिर सुबह जाके वो चले गए, बनी गाला। तो पंजाब का खेल तो ये हो रहा है इस वक्त। तो अगर वो इमरान खान को छोड़ते हैं, वो इमरान खान पंजाब से हाथ धो बैठेंगे, और पंजाब से हाथ धो बैठने का मतलब ये है कि इमरान खान बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आइन का और कानून का, तो ये अदम एतमाद जैसा इन्होंने कहा, वो आइन का हिस्सा है। अब आप कौमी असम्बली में ले आइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। आप पंजाब असम्बली में आ जाए, मुझे एतराज़ नहीं होगा। प्रेसिडेंट कह दें प्राइम मिनिस्टर से आप एतमाद का वोट लें, वो कोई मसला नहीं है। गवर्नर कह दे, वो कोई मसला नहीं। लेकिन बदनीयती वहाँ सामने आती है जब आप, जैसा मुजम्मिल ने कहा, इजलास मुलतवी नहीं कर रहे हैं आप, साइन डाई नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि जब आप मुलतवी करेंगे तभी स्पीकर वो गवर्नर जो है वो इजलास तलब करेगा। तो पंजाब इस वक्त दरअसल एक शतरंज की बिसात है, और उस पर सिर्फ 2-3 बोरे खेल रहे हैं। देखिए, आन जाफरी और अलीम का वहाँ क्यों तफरी में गए हैं, वो ऐसे ही चले गए गैर सियासी होकर, जाके मिल भी लिए नवाज शरीफ साहब से। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और फिर कहते हैं मुझसे मौसम की बात करो, कहते हैं बड़ा अच्छा मौसम पूरा लंदन का। तो कुछ तो है ना भाई, ऐसे नहीं चले गए वो। परवेज इलाही भी ऐसे नहीं गए, कोई मसाइल हैं, मसाइल तसव्वुफ हैं और बयान गालिब का हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि परवेज इलाही के पास कार्ड मौजूद हैं और वो खेलने के आदी हैं। सही, यानी आपके ख्याल में कुछ है जिसकी पर्दादारी है। अलीम खान और ओन चौधरी जो हैं वो लंदन में मौजूद है इस वक्त। जुनैरा, आपको लगता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के पास कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिन्हें खेल कर वो अपनी हुकूमत बचा सकते हैं? देखिए, कार्ड्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है कि जिस तरह का गवर्नर कराची में लगाया गया है, उससे स्पेकुलेशंस तो यही की जा रही हैं ना कि एमक्यूएम के सारे धड़े एक दफ़ा फिर एक परचम के साए तले इकट्ठे हो जाएं ताकि उनसे जो काम लेना है वो लिया जाए। तो हो सकता है कोई परचम पंजाब में भी लगाया जा रहा हो, यू नेवर नो, क्योंकि यहाँ चीज़ों का पता थोड़ी चलता है। तो वो उसी परचम को लेके कुछ लोग पहुँचे होंगे लंदन में भी। सारा कुछ यहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है, यहाँ कौन सी एथिक्स है, यहाँ कौन सी मोरालिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लार्जर पिक्चर में आप सपोज़ कर लें कि ठीक है, तहरीक अदम एतमाद आ जाती है और परवेज़ इलाही हार जाते हैं। उसके बाद जिस किस्म की पार्लियामेंट आएगी पंजाब में, जिस तरह की असेंबली बनेगी, जिस तरीके के लोग, वो क्या हौच पौच होगी हमें अभी नहीं पता। किस इंस्टेबिलिटी का शिकार होगा पंजाब हमें नहीं पता, क्योंकि बाहर ये नहीं हो सकता कि एकदम से 4-5 महीने के अंदर अंदर एक सबसे बड़े सूबे की 2 दफ़ा गवर्नमेंट टॉपल हो और हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि ये सब कुछ आइनी तरीके से हुआ है और फेयर तरीके से हुआ है। आइनी कवर ज़रूर लिया जाएगा जैसे हमेशा लिया जाता है, जैसे अप्रैल में लिया गया। एंड ऑल द सीनियर लीडरशिप ऑफ नून लीग इज़ ऑन बोर्ड। उनके आर्काइवल फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो किसी और की मर्ज़ी से आता है, वरना तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब भी नहीं होता। लेकिन इसका नुकसान किसको हो रहा है? आपका फोकस किधर है? अभी आप बता रहे हैं सर्दियों में गैस नहीं है हमारे पास, और दूसरी तरफ आप लंदन में मीटिंग्स कर रहे हैं कि पंजाब का क्या करना है या सिंध का क्या करना है। तो वेयर इज़ योर फोकस, वेयर इज़ गवर्नेंस? पहले क्या आपने तोप चला ली है मरकज़ में बैठ के जो पंजाब की तरफ नज़रें लगाई हुई हैं, या यहाँ पर पंजाब में अभी कौन सी ऐसी गवर्नेंस आ गई है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है, पूरे मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए यहाँ गवर्नमेंट गिराना बहुत ज़रूरी है। सो सारी पॉलिटिक्स हो रही हैं,
सब कुछ एक गेम ऑफ थ्रोन्स में हमेशा कहती हूँ, ये सारी उसकी जंग है। अक्टूबर नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी मेरा ये कहना है कि आप इसको अच्छा समझें या बुरा समझें, आई मे डिसलाइक इमरान खान, लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे आप अभी पंजाब को टॉपल कर लें, आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो लोगों में सेंटिमेंट इस वक्त आया हुआ है। इसलिए बेहतर है कि उस इलेक्शन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा गवर्नेंस पे फोकस कर लें, अपने कामों पे फोकस कर लें, ताकि कुछ फेस सेविंग मिल सके। सही। अंबर, ये पंजाब असेंबली का जो इजलास है ये खत्म नहीं हो रहा, आपके ख्याल में क्या वजह है और इसके पीछे पंजाब हुकूमत की बदनीयती नजर आती है? देखिए, मेरे ख्याल में कि अप्रैल से पंजाब की हुकूमत और पंजाब की असेंबली को संजीदगी से लेना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। जब हमने वो जो सीन्स देखे थे, आपको पंजाब असेंबली में याद है, जब हमले भी हुए थे, लड़ाई भी हुई थी लोगों के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद से तो मैं समझती हूँ कि पंजाब में इफ़ेक्टिवली, चाहे परवेज़ इलाही हो चाहे हमजा शहबाज हो, इफ़ेक्टिवली क्योंकि खींचा तानी चल रही है और उसकी वजह से गवर्नेंस तो मेरे ख्याल में हो ही नहीं सकती जब इस किस्म की अदम इस्तेकाम हमें नज़र आता है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं बार बार कह चुकी हूँ, मुझे इसमें कोई बैद नहीं है कि एक दूसरे पर ये करते रहेंगे। मामला ये है कि ये पावर पॉलिटिक्स जो है ये पंजाब में भी चल रहा है और पंजाब में कंटिन्यू कर रहा है और वफाक में भी हो रहा है। चाहे इमरान खान हो, उनकी मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन वो भी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से देखते हुए वो जल्द इंतखाबात अपनी मकबूलियत के हवाले से इक़्तिदार में आने के लिए कर रहे हैं, पावर पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं और इक़्तिदार में रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द गेम एट द मोमेंट, और ये होता इसलिए है क्योंकि जब रूल्स ऑफ द गेम सेट ना हो, जब आपकी आपस में बातचीत ना हो पार्लियामान के ज़रिए, जब आप इक़्तिदार के लिए आप पिंडी की तरफ देख रहे हो, चाहे जो भी हुकूमत में हो या हुकूमत में आना चाहता हो, और उन्हीं के ज़रिए आप आए या जाएं, तो ये जो इंस्टेबिलिटी है ये तो लाजिम है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, एंड मैं ये नहीं कह रही ये ठीक है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये भी हमें पता है कि आपकी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी की बुनियाद पर आप आते जाते नहीं हैं। सही। आपका नाज़रीन, जब ये सवाल हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कुर्सी खतरे में है, तो 47% लोगों का ख्याल ये था कि जी हाँ, चौधरी परवेज़ इलाही की कुर्सी को खतरा है, जबकि 53% लोगों का मानना ये है कि जी नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुल्क में अमरीकी साजिश के हवाले से साइफर पर सदर आरिफ अलवी के अहम बयान का बड़ा चर्चा है, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि साजिश के हकाइक से मुत्तफिक नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे शुबहात हैं, इसलिए चीफ जस्टिस से तहकीकात के लिए कहा है। सदर के इस इंटरव्यू पर मुल्क में बड़ी बहस हो रही है, जिस पर उन्होंने अपनी वजाहत भी की है कि इसे सियाक़ो सबाक से हट कर लिया गया है। सवाल यह है कि क्या सदर के इमरान खान का बयानिया मशकूक हो गया? जुनैर, आपके ख्याल में क्या वाकई इमरान खान का बयानिया मशकूक हुआ सदर के इस बयान के बाद? देखिए, मैंने तो पूरा इंटरव्यू सुना है और मुझे तो बिल्कुल भी कहीं ऐसे नहीं लगा कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हों, अल्फाज को तरोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हों, कोई और लाइन टो कर रहे हों। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह के टिकट्स चलाए जा रहे हैं और जिस तरह के बम्पर्स चलाए जा रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पे, या जो रिटन ट्रांसक्रिप्शन उनके इंटरव्यू की है, उसमें इस तरह के झोल हैं जो मुझे नहीं पता या जान के क्रिएट किए गए हैं, क्योंकि ट्रांसक्राइब करने में हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें, अल्फाज का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं, मुझे तो उसमें कोई भी नहीं लगा कि वो डिस्टेंस अवे कर रहे हों। सदर का जो इंटरव्यू था, उसमें जो बयान उन्होंने दिया था, वो नाज़रीन को जरा एक दफा सुनवा देते हैं, फिर आपकी जानिब आती हूं। नुकसान बहुत हो गया, होने भी चाहिए। इस साइफर के इशू में बहुत नुकसान हो, नहीं होने भी चाहिए। और खुद पार्टी के लिए भी हुआ है। मैंने तो वो खत
चीफ जस्टिस को भेजा। आई एम कन्विंस्ड कि इसके ऊपर तहकीकात। आई एम नॉट कन्विंस्ड ऑन द फैक्ट कि साजिश हुई, मगर मुझे मेरे शुभात हैं अच्छा कि तहकीक हो। और मैंने ये भी कहा कि स्मोकिंग गन नहीं मिलेगी आपको। राइट कंट्री के हवाले से जबान का इस्तेमाल बेहतर होना चाहिए, और पाकिस्तान की हुकूमत ने डिमार्च किया था इसके ऊपर, और इसने भी अग्री किया कि आपने एक एक्शन लिया कि डिमार्च किया। डिमार्च क्यों किया कि वो अल्फाज नहीं दुरुस्त नहीं थे। सही। अच्छा जुनैरा, बज़ाहिर तो इस बयान से ऐसा नहीं लगता कि इस बयान को सयाको सबाक से हटाकर पेश किया गया हो। आपने इसके पहले वाला पोर्शन नहीं चलाया ना, इसलिए आपको नहीं लग रहा। देखिए वो ये कह रहे हैं कि साजिश हो सकता है ना हो, और वो तो दोनों जो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इस पे तो बहुत एक शोर भी मचा था और मीम्स भी बने थे कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, मुदाखलत नहीं हुई, साजिश हुई है। वो भी यही कह रहे हैं कि हो सकता है साजिश ना हुई हो, लेकिन आगे वो ये भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर मैं मुज़िर हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये याद रखें चीज़ें सामने तभी आएंगी जब तहकीकात होंगी, वरना तो 4 महीने पहले एक खातून कह रही थी कि साइफर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है, खाली टुकड़ा एक कागज़ का लहरा रहे हैं इमरान खान साहब। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म हाउस से साइफर चोरी हो गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि साइफर आने बंद हो जाएंगे इस मुल्क में। तो इस कदर तजाद है इस साइफर के इशू पे कि वाकई तहकीकात होनी चाहिए, और सदर साहब भी यही कह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि सदर साहब शुरू से स्क्रूटनी के अंदर हैं, मुस्तकिल उनको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। जैसा उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया गया मजलिस शूरा में, जिन जिन लोगों को वहाँ मौजूद होना चाहिए था वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे, तो ही इज़ कॉन्टिन्यूसली पार्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी अगेंस्ट हिम, और वो टारगेटेड हैं। लेकिन अगर उन्होंने कहीं ये कहा हो कि जी नहीं, मैं नहीं मानता कि साइफर के साथ कुछ हुआ है, मेरे ख्याल में टेम्परिंग हुई है, नहीं हुई है, वो सिंपल कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, साजिश हो सकता है ना हो, लेकिन एक महज़िब और एक सॉवरेन मुल्क के साथ जो आपकी ज़ुबान होती है साइफर में, वो भी महज़िब होनी चाहिए। तो ये वो और क्या कह रहे हैं, ये वही बातें कर रहे हैं जो इमरान खान कह रहे हैं। आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करना वैसे बाय द वे हमारी एक्सपर्टीज़ है, सो वो हो सकती है, वो कोई मसला नहीं। चलिए ठीक है। एनबीसी, इस बयान से आपने क्या अंदाज़ा लगाया? देखिए आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने अपने मिजाज के मुताबिक दोनों तरफ खेलने की कोशिश की है। वो दोनों तरफ के गोलकीपर बनना चाह रहे हैं इसमें। ये आज की बात नहीं, ये पूरा करैक्टर है उनका। पहले तो बता दूं मैं आपको, ये वो प्रेसिडेंट है जिसने आधे घंटे में असम्बली तोड़ी, जिसने आधे घंटे में गैर आइनी रूलिंग को तस्लीम किया, जिसने 15 मिनट में उस एडवाइस को कबूल किया जो असम्बली तोड़ने के बारे में थी, और कंप्लीट आइन शिकनी है ये। इसमें बिल्कुल तयशुदा बात है, सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे जजमेंट आ चुका है। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो कुछ कहा वो मैं बता दूं आपको, जो आपने सुनाया है वो भी, उससे पहले का भी, कि मुझे इस पर यकीन नहीं कि ऐसा कोई वाक़या, ऐसी कोई बात हुई हो। लेकिन मैंने ख़त लिखा है कि शक तो है, तो मैंने ख़त लिखा है चीफ जस्टिस को, वो उसकी इंक्वायरी करा लें। दोनों तरफ खेल लें। एक तरफ कह रहे हैं मुझे यकीन नहीं है, जब यकीन नहीं है आपको तो आपको यकीन किस तरह आएगा? आपने सारे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखी होंगी, आपने जो मीटिंग्स हुई हैं उनके मिनट्स देखे होंगे, और उसके बाद आपने कहा मुझे यकीन नहीं है। लेकिन मैंने ख़त लिख दिया। ख़त क्यों लिखा आपने? ख़त इसलिए लिखा कि खान साहब ने आपको ख़त भेजा था। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, हम साइफर का बड़ा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने वल्लाह साइफर नहीं लहराया, उसका वो ट्रांसक्रिप्ट लहराया जिसके बारे में बड़ी इत्तलात हैं। हम अपनी मर्जी का बना लेंगे, अपने मिनट्स का बना लेंगे, हम मजबूर करेंगे सेक्रेटरी खारजा को हमारी मर्जी के मिनट्स लिख के, फिर उसको मैं ट्वीट कर लूँगा, फिर उससे मैं खेलूँगा। ये सब बातें आपके सामने। तो वो उसकी वजह से वो अंडर प्रेशर है, वो वहाँ भी खेले वहाँ भी खेले, दोनों को मुतमईन कर दिया। आपकी मर्जी, जो चाहे सुर्खी निकालें। देखिए सुर्खी एक होती है, सुर्खी 8-10 नहीं होती है, हेडलाइन एक होती है, और उसको फिर क्वालिफाई करते नीचे के हेडलाइन से करना चाहें तो कोई पाबंदी नहीं होती। तो मेरा ख्याल ये है कि मीडिया को इसको मिलान करना बहुत अफसोस की बात है। हर बात पे मीडिया को पकड़ के उसके कान मोड़ देते हैं आप, कभी सेंसर लगाते हैं, कभी पाबंदी लगाते हैं, कभी लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं, कभी लोगों की नौकरियां खा जाते हैं। बहुत अफसोस की बात है हर बात पे मीडिया के साथ ये सलूक करना। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने एक क्लियर मैसेज दिया है कि भाई मैं किधर नहीं हूँ, लेकिन उनको इमरान खान के साथ जाना होगा। इमरान खान से वो दूरी इख्तियार नहीं कर सकते।
इमरान खान से दूरी इख्तियार करना उनके बस में नहीं है, क्योंकि वो बहुत पुराने दोस्त हैं। वो चारपाई वाले दोस्त हैं जो जाते थे रास्तों में और सड़क पर सो जाया करते थे। लेकिन एनबीसी दोस्तियां तो पहले भी बहुत टूटी हैं और हमने देखा है। मैं ये कहना चाह रहा, तुमने पकड़ लिया कि दोस्तियां हमने पहले भी टूटी हुई देखी हैं। दोस्तियां हमने भुट्टो साहब की भी टूटती हुई देखी, नवाज शरीफ की भी टूटती देखी, इमरान खान साहब की भी टूटती देखी। कौन कहता है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो साथ छोड़ देंगे? कौन कहता है अलीम डार साथ छोड़ देंगे, अलीम चौधरी साहब साथ छोड़ देंगे? किसके जहन में थी बात? किसके जहन में थी ये बात? कोई सोच भी नहीं सकता था। वो तो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर था बंदा। सही, ठीक है अंबर, जहांगीर तो डिफेक्टो था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया एनबीसी। अंबर, क्या लगता है, क्या वाकई ये कोई एक नॉन इशू है जिसको इशू बनाया जा रहा है, या फिर वाकई देयर इज समथिंग बिहाइंड? देखिए, जब आप सियासी रिपोर्टिंग करते हैं तो हर चीज़ सामने फ़ौरन नहीं आती। हमें इतना मालूम है, अगर हम देखेंगे कि जो सदर आरिफ अलवी का कुछ पैटर्न रहा है, हल्फ लेने से भी उन्होंने इनकारी की, लेकिन फिर मान भी गए, सुलह करवाने की भी कोशिश कर रहे थे बस से पर्दा इमरान खान साहब और ताकतवर हल्कों के दरमियान। तो वो एक पुल का काम इस वक्त अदा कर रहे हैं। और जो अच्छे सियासतदान होते हैं, सियाने सियासतदान होते हैं, वो इसी तरह के अल्फाज का चुनाव करते हैं। और अच्छे सियासतदान जब उनकी मर्जी की तशरीह नहीं होती मीडिया की तरफ से, तो फिर वही यही कहते हैं कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। इसमें मैंने एक मुतादिद इंटरव्यूज लिए हैं, जिस तरह आपने क्लिप चलाया, इसमें वाज़े तौर पर वो शुबहात का इजहार कर रहे हैं। इसका ये नहीं मतलब वो अपने आप को बिल्कुल अलहदा कर रहे हैं, लेकिन वो शुबहात का इजहार कर रहे हैं। जबकि आप इमरान खान साहब के बयानात देखें तो वो बहुत यकीन से कहते हैं। सो ये एक बाल की खाल उतारने की बात है, लेकिन एक माइनर डिफरेंस है। वो शायद क्योंकि ऐसी इनका ओहदा ऐसा है, वो सियासतदान है और वो भी चाहते कि ये सुलह हो इमरान खान साहब और ताकतवर हल्कों के दरमियान, तो वो इसी तरह खेलेंगे। क्योंकि आपको ये याद होगा कि DGISPR की तरफ से भी जो ये साजिश और मुदाखलत की जुनैरा साहिबा बात कर रही थी, और जिसकी तशरीह दोबारा से मीम्स तो बने थे, लेकिन लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। ये भी ख्याल था कि क्योंकि जिस नौइयत की सख्त अल्फमाश काफ़ी है। और मैं आखिरी बात ये कहूंगी कि तहकीकात अगर होनी थी तो उसी वक्त होनी चाहिए थी जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, वही मौका था। लेकिन उन्होंने अपने हाथ में ये रखा, और जो कुछ ऑडियो लीक्स आ रही हैं उसमें ये जाहिर होता है कि इमरान खान ने तरजीह दी कि इसको सियासी तौर पर खेलेंगे, बजाय कि इसकी एक गैर जानिबदार तहकीकात हो और फिर ये सामने पेश करके कह सकें कि वाकई बैरूनी साजिश हुई थी। और आखिरी बात मैं कहूँगी कि अब तो इमरान खान साहब भी बैरूनी साजिश और साइफर की कम बात करते हैं। आरिफ अली साहब से ज़ाहिर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसी तरह मोहतात अंदाज से अपना मौक़िफ़ जो है उसको तशरीह के लिए खुला छोड़ दिया। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, क्या लगता है, क्या सदर का ओहदा आरिफ अलवी साहब के लिए इम्तिहान बन गया इस वक्त? देखें, इमरान खान साहब कहते हैं ये पार्लियामान जाली है और उन्होंने बाइकाट किया हुआ है, इस्तीफ़े दिए हुए हैं, तो फिर उन्हें उस पार्लियामान से खिताब करने नहीं आना चाहिए था। ये क्या गिला है कि जी उनका खिताब करने के लिए, खिताब सुनने के लिए हुकूमत मौजूद नहीं थी? भी उनकी अपनी पार्टी मौजूद नहीं थी। सबसे बड़ी उन्होंने अपनी पार्टी इमरान खान की नफ़ी की है कि उन्होंने आके पार्लियामान से खिताब किया है और इसको सेंक्टिटी दी है कि ये ठीक पार्लियामेंट है और मैं इससे खिताब करना चाहता हूँ। वहीं इमरान खान के सारे मौक़िफ़ की नफ़ी हो गई जब उन्होंने आके पार्लियामान से इसी कौमी असम्बली से खिताब कर लिया। दूसरी बात यह है कि सदर जब किसी चीज़ पर कन्विंस हो तो वो चीफ जस्टिस को ख़त लिखता है, शकूक व शुबहात पर ख़त नहीं लिखता। और सुप्रीम कोर्ट कोई तहकीकाती इदारा नहीं है। अगर वो कोई तहकीकात कराना चाहते थे तो उन्हें पाकिस्तान में जो तहकीकात के इदारे हैं उनको लिखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर किसी को हुक्म देना है कि आप तहकीकात करके हमें बताएं। वो कोई JIT बना लें, कोई सुप्रीम कोर्ट किसी एजेंसी को लिख दे। खुद तो सुप्रीम कोर्ट का जज कोई तहकीकात नहीं कर सकता। उसके बाद तहकीकात के कोई जो जुडिशल कमीशन बनते हैं उनमें भी आगे फिर मदद ली जाती है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान और सदर आरिफ अलवी कभी भी इस पर तहकीकात में संजीदा नहीं थे। एक सियासी इशू था। जब वो इसी इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं कोई इमरान खान का वकील हूँ, न्यूट्रल वाली बात उनसे पूछें, मैं तो फ़ौज को न्यूट्रल मानता हूँ
और उनका आईनी किरदार न्यूट्रल ही होना चाहिए। उन्होंने कहा इमरान खान साहब कहते हैं नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं कोई उनका वकील हूँ, इमरान खान से जाके पूछें। तो वो डिस्टेंस तो वाजे कर रहे हैं इमरान खान से खुद को। उनको पता है कि बतौर सदर मुमलिकत उनसे पहले बहुत बड़ी गलतियां हो चुकी हैं, उन्होंने आइन शिकनी की है, जिसका रेफरेंस ये नहीं है कि वो कोई जब वो सदर से हटेंगे तो उस आइन शिकनी का रेफरेंस जा सकता है, उनके ऊपर आइन शिकनी का केस चल सकता है। वो कोई माफ़ी नहीं है, उन्हें जिसने आइन तोड़ा है उसके ऊपर आइन तोड़ने का केस चल सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सदर आरिफ अलवी ने बहुत डिस्टेंस किया है, इमरान खान की लाइन से ख़ुद को बहुत अलहदा किया है। उन्होंने न्यूट्रल पे भी अलहदा किया है, उन्होंने साइफ़र से भी अलहदा किया है, उन्होंने पार्लियामान से ख़िताब करके भी अलहदा किया है, उन्होंने मुलाकातें करवाई हैं इमरान खान की सुलह की। लेकिन मुझे इस इंटरव्यू से लगा है कि वो नाउमीद हो गए हैं, वो सारा ट्रैक 2 नाकाम हो गया है, जिसके बाद उन्होंने ये आपको लगता है कि इमरान खान की लाइन से डिस्टेंट किया है सदर आरिफ अलवी ने? आपका पॉइंट आ गया। ज़ुनैरा, क्या आप इत्तेफाक करेंगी इस बात से? क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि सदर और इमरान खान के दरमियान वाज़े एक लकीर नजर आ रही है, फर्क नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे वो याद आ रहा है कि वो एक लतीफ़ा था, 2 रेसलर्स थे, उनकी आपस में लड़ाई होनी थी, तो एक रेसलर जो है वो आगे बढ़ के अटैक करता था, दूसरा पीछे हट जाता था। वो मतलब रेसलिंग तो तब तक कंप्लीट नहीं होती ना जब तक दोनों एक दूसरे पे अटैक ना करें और कोई एक उसको नीचे मार ना दे उठा के और फिर 3 काउंट्स ना हो जाए। तो वो जो रेसलर मुस्तकिल अटैक कर रहा था वो इतना तंग आ गया कि ये दूसरा बंदा ना मेरे मुक्के खा रहा है ना मुझे अटैक करने दे रहा है, तो उसने एक बंदे को इशारा किया कि इसको उठाओ और इस लकीर से इधर फेंक दो, कोई तो पेनल्टी हो, कुछ तो मैच आगे बढ़े। तो वो एक बंदा गया, उसने उसको उठा के ना लाइन से आगे फेंक दिया। तो वो खड़ा होके कहता है ये मैं खुद नहीं आया, दोबारा से शुरू करें। तो ये वही हिसाब चल रहा है कि आप एक सिचुएशन को जितनी मर्जी इंटरप्रिटेशंस कर लें, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जो लोग समझते हैं कि साइफ़र क्या चीज़ है, साइफ़र की सेंसिटिविटी क्या है, और इस मामले के ताने बाने अगर इन्वेस्टिगेशन हो गई, जिस फोरम से भी हुई, जिसने भी करवाई, तो ये कहाँ जाके मिलता है। इसलिए ये याद रखें कि शायद इसकी तहकीकात होने ही ना दी जाएं और इसी तरह हमें गोल गोल सिर्फ बयानात में घुमाया जाए। सही। एनबीसी, जिस तरह से मुजम्मिल साहब ने कहा कि जी अंबर कुछ कहना यहाँ अगर मैं तो बस एक लाइन में मुजम्मिल साहब अंबर का कमेंट ऐड कर लूं, फिर आपकी जानिब आ जाती हूं। क्योंकि जो समझने वाले हैं उन्होंने तो अपना बयान वाजे कर दिया और डिमार्श भी इशू कर दिया, तो जो ज़्यादा वाकई संजीदा थे उनके पास मौका था इन्वेस्टिगेशन का आगाज करने का, वो उस वक्त नहीं किया। सही जी मुजम्मिल साहब। पाकिस्तान के DTISPR ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े हसास इदारे ISI ने उस पर इन्वेस्टिगेशन की और उनको उसमें साजिश का कोई अंसर नज़र नहीं आया। अब जब इदारे ने कहा ये बात और अगर किसी को इदारे पे कोई नहीं है, फिर किससे जाके तहकीकात करानी है? फिर तो किसी गैर मुल्की एजेंसी से करा लें, क्योंकि इन्हें को पाकिस्तान की एजेंसियों पर तो यकीन नहीं रहा। मुजम्मिल साहब आपका पॉइंट आ गया, एनबीसी की जानिब आऊंगी। एनबीसी, जैसे कि मुजम्मिल साहब ने कहा कि सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट से खिताब ही जो है वो इमरान खान की बड़ी नफी है, आप इत्तफाक करेंगे इस बात से? इमरान खान के हाँ बिल्कुल, मतलब उन्होंने मैंने कहा दोनों तरफ खेल रहे हैं वो, मैंने तो यही बात की थी, इधर भी खेल रहे हैं उधर भी खेल रहे हैं और दोनों गोलों की कीपिंग भी कर रहे हैं वो। तो फुर्तीले आदमी हैं बहुत ज़्यादा। कराची में बारिश हुई थी और 3 या 4 इंच पानी खड़ा हो गया था, उसमें कश्ती ले आए थे चलाने के लिए, इतने तेज़ आदमी है माशाल्लाह। तो लेकिन गुलाम इसाक खान नहीं है वो, एक बात ही ख्याल रखिएगा, वो गुलाम इसाक खान नहीं है। गुलाम इसाक खान बहुत ज़हीन, बहुत मतलब कहते हैं ना जीनियस बंदा था। उसकी बुराई बहुत होती है कि 58(2) भी उसने इस्तेमाल की, भाई आइन में थी तो उसने इस्तेमाल की ना, इनके पास आइन में नहीं है, वरना असम्बली तोड़ चुके होते ये, इनके तो हाथ पैर ही कटे हुए। तो मेरा अपना ख्याल ये, तो दूसरा जो बात साइफर की हो रही है दयानतदारी की, मैं दयानतदारी की मिसाल दे दूँ आपको कि किस डेट को ये आया था साइफर और किस डेट को ये पब्लिक किया गया, किस डेट पर झंडा लहराया गया जहाँ उस पर जलसे में, 20-25 दिन के बाद हुआ है। असद उमर ने भी कहा कि 1 हफ्ता पहले कर लेते आप इसको, जो सो कॉल्ड लीक्स आई हैं,
उसमें जुमला है ये, और उसकी तरदीद नहीं हुई है। तो मेरा ख्याल ये है कि प्लानिंग के तहत हुआ है जो कुछ भी हुआ है। मिनट्स बने हैं, या आज़म खान इस्तेमाल हुआ है, सेक्रेटरी खारजा इस्तेमाल हुए हैं जो छुट्टी पर अब रिटायर हो चुके हैं बेचारे वो, और ये बहुत बुरा हुआ है, ये बहुत बुरा हुआ है। ये पक्की बात है, ये मतलब मजाक की बात नहीं है, ना कोई तंजिया बात है कि पाकिस्तानी एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स बहुत मोहतात हो गए हैं। अब सही, अब बहुत मोहतात हो गए हैं। तलात यही है कि वो अब नॉर्मल साइफर्स भेज रहे हैं, और साइफर भी क्या होते हैं पता है आपको। सही, ठीक है नाज़रीन, जब ये हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि सदर आरिफ अलवी का पहले बयान और फिर उसके बाद वजाहत, क्या सदर के बयान से इमरान खान का बयानिया मशकूक हो गया, तो 61% लोगों का ख्याल है जी हाँ, जबकि 39% लोगों का ख्याल ये है कि जी नहीं, इससे इमरान खान का बयानिया मशकूक नहीं हुआ। ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में ऑडियो लीक्स का तनाज़ा हल हो गया। 2 अफराद की गिरफ्तारी के बाद मुतालिका इदारे हकाइक तक पहुंच गए हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अमले ने पैसों के लिए ये काम किया है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। NBC, क्या आपको लगता है कि हकाइक यही हैं जो आवाम के सामने रखे गए हैं, या फिर कुछ और भी है जो आना बाकी है? देखिए, ये पकड़े तो गए ये लोग, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के लोग हैं, और मेरा ख्याल है कि सबसे आसान टारगेट वही है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर लोगों को अपना स्टूज बनाया जाए, एजेंट बनाया जाए, और ये हमारे यहाँ बहुत होता है, सच्ची बात ये है। तो लेकिन आगे जो इनका सिरा कहाँ मिलता है इसका अंदाज़ा होगा इनसे इंक्वायरी के बाद, और मुझे यकीन है कि ये सिरा कहीं और भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कंफर्म हो गया है कि बगिंग नहीं हुई, हैकिंग हुई है। बगिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बड़े हसास इक्विपमेंट हों, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में तहखाने वगैरह हैं, शायद वहाँ आप बग भी शायद नहीं कर सकते, हैक कर सकते हैं आप चीज़ों को, टेलीफोन को, इसको उसको। और टेलीफोन की अब मेरे ख्याल जो बातचीत चल रही है वो ये है कि सिस्टम इस तरह बनाया जाए कि डिस्टेंस से भी, मतलब 1 किलोमीटर दूर से भी आप हैक ना कर पाएँ या बग ना कर पाएँ आप किसी चीज़ को। उसके लिए कंस्ट्रक्शन वगैरह की कोई मसाइल हैं वो दूर होंगे। लेकिन ये कि मामला यह ख़त्म नहीं होगा, ये मामला इमरान खान साहब ज़िंदा रखेंगे, और जब भी उनके पास कोई चीज़ कहने की नहीं होगी वो जलसे में इसी को बनाएंगे टारगेट, और इसी पर बात करेंगे, इसी की इंक्वायरी की बात करेंगे, इसी की जुडिशल इंक्वायरी की बात करेंगे, और चलता रहेगा मामला, ख़त्म होने वाला यूँ नहीं है कि अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। चोर डाकू इधर से उधर से, झूठा मक्कार उधर से, बनी गाला का फना उधर से, जाति उमरा, ये सब हो चुका। जरदारी के खिलाफ भी बहुत कुछ हो चुका। कहने में कुछ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो सब फजूल हैं। मेरे लिए उनमें कोई खबर नहीं होती, सच्ची बात ये है। और लाइव चल रहा होता है दग धड़ाधड़। तो अब ये भी साइफर चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए तो ख़त्म हो चुका है। सही। अंबर, बगिंग हुई या हैकिंग हुई, क्या ये सब कुछ होना इतना आसान था? देखिए, हमारी तो तारीख़ है बगिंग की, हैकिंग की, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म थे वो भी मानते थे कि होती है, कोई इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि उनको एतमाद था कि जो ताल्लुकात हैं वो बरकरार रहेंगे जैसे थे। एक हम पार्टनरशिप कह सकते हैं, 1 पेज वाला जो मामला था। फिर दूसरी बात उनको ये भी यकीन था कि क्योंकि वो उनका वो शफाफ है तो कभी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन तारीख़ जो है, जैसे मैंने कहा, पैटर्न्स जो हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो हैक भी करती हैं, बग भी करती हैं, और हैकिंग का ख़तरा भी रहता है। इतनी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर आ चुकी हैं, तो ये सिलसिला मुझे नहीं लगता थमेगा। और मैं ये भी कह दूंगी, क्या कहूँ कि इससे पहले कि हम यकीन करें जो वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, 2 लोग थे जिनके ताल्लुकात थे, हैकिंग हुई ना हुई, देखिए जब तक ये अदालत तक नहीं जाएगा, जब तक मुकदमा नहीं चलेगा, जब तक मज़ीद हक़ाइक़ जो है टेस्ट नहीं होंगे इन अ फेयर ट्रायल, उस पर कन्विक्शन होगी, मैं देखूँगी। और ये भी हो सकता है कि ये फॉल गाइज हों, यानी कि इसका मतलब कहने का है कि आसान जो छोटे जो निचली सतह के लोग हैं उनको पकड़ लिया जाए और फिर समझा जाए कि ये मामला तय है।
सदर आरिफ अलवी ने एक बात कही थी अपने इंटरव्यू में, उसमें इत्तेफाक करती हूँ कि बहुत सारी कमीशंस बनती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वाक़यात थे जिसकी तहक़ीक़ात होनी थी लेकिन उसका कुछ नहीं बना। तो ऐसी बड़े बड़े मुल्कों में, शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। बदकिस्मती से ये हमने बहुत नॉर्मलाइज भी कर लिया है और आप इत्तेफाक नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। लोगों की जो प्राइवेसी है और ऐसे ख़ास तौर पे ऐसे ओहदों की इसको हमें इसको ये सॉरी मैं कहना लगी थी कि जो इसकी ब्रीच है ये प्राइवेसी की भी और सिक्योरिटी की, ये बहुत संजीदा तो है, लेकिन हम इसको फिर अगली न्यूज़ साइकिल में भूल भी जाएंगे। जैसे नासिर बेग जुताई कहते हैं कि बात तो करेंगे लेकिन वो संजीदगी से शायद ना। सही। जुनैरा, आपके ख्याल में क्या ऑडियो लीक्स का मामला खत्म हो गया है या फिर इस पर अभी बहुत से सवाल बाकी हैं? देखिए, ये तो एक ऐसा एक्ट है जिसको जाहिर है एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल तो नहीं आप कर सकती, एडमिसिबल एविडेंस नहीं है बाय द वे इस किस्म की जितनी भी लीक्स एंड ऑल दैट, तो उसको कोई किसी के खिलाफ अदालत में तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता या सबमिट कर नहीं सकता अनलेस एंड अनलेस जिसकी आवाज़ है वो ये खुद एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये मैं ही हूँ, ये मैंने ही बात किया, और उसके बाद वो उसे अदालत में ले जाए। ज़्यादातर ये रोल क्या प्ले कर रही हैं? chaos within the political order, chaos within the society, एक ugly face of politicians, क्योंकि सिर्फ politicians की ही लीक्स आ रही हैं और तो किसी की नहीं आ रही हैं। दूसरा ये कि ये जो हम ब्रीच की या बगिंग की बात कर रहे हैं, ये एक दफ़ा बकिंगम पैलेस में हुआ था, कोई ऐसी खबर प्रेस तक चली गई थी जो नहीं जानी चाहिए थी, तो क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था कि गिव मी सम हेड्स, आई नीड टू रोल सम हेड्स फॉर द प्रेस कंजम्पशन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3-4 लोगों को, अपने प्रेस सेक्रेटरी का, उन सबको फायर कर दिया और उनको कहा कि देखें जी जिसने किया था हमने उनको फायर कर दिया है। तो यहाँ भी यही हो रहा है, ये गोट्स होती हैं बेचारी, छोटी सी शीप्स लेवल के ये ऑफिसर्स होते हैं, इनके ऊपर मलबा डालें और इन्हें साइड पे करें और दोबारा वही काम करते रहें। बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हमें नहीं पता, आज तक हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुँचे। उनके अपने भाई, उनकी गवर्नमेंट रही है, वो नहीं ढूंढ सकी कि उनके भाई को किसने मारा था। लियाकत अली खान पहले वजीर आज़म हमारे, हमें नहीं पता कि किसने मारा था, क्योंकि जिसने मारा था उसको वहीं पे गोली मार दी गई थी। भुट्टो को जुडिशल मर्डर कह के हम रोते ज़रूर हैं, लेकिन हमने उसका मदावा क्या किया है? क्या हमने कोई बैरियर बांधा है उस चीज़ के आगे कि ये ना हो दोबारा से? सो स्काई इज़ द लिमिट। पाकिस्तान इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस। यहाँ पर बेसिक ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, और ये जो फ़ोन टैप होना, ये सब कुछ तो इतना कॉमन है, लेकिन अफसोस इसमें ये हो रहा है कि इसकी जद में आम लोग आ रहे हैं, लड़कियाँ आएंगी, फीमेल्स आएंगी। अभी आपको क्या पता क्या क्या किसी ने रखा हुआ है, उनकी प्राइवेट लाइफ कैसे एक्सपोज हो जाए, वो मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, उन्हें मुल्क छोड़ छोड़ के जाना पड़े। यही चीज़, दिस इज़ ट्रू फॉर पॉलिटिशियंस एज वेल। तो मैं इसे एज अ सोशल इशू बहुत सीरियस लेती हूँ कि पता नहीं सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं कुछ पॉलिटिकल अज़ाइम रखने वाले लोग। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, इस सारे सिनेरियो का इंटरनेशनली इस मामले से हमारी कितनी सुबकी हुई आपके ख्याल में? सुबकी तो बहुत हुई, लेकिन सुबकी तो तब भी हुई ना जब एक वज़ीर आज़म ने बतौर वज़ीर आज़म कहा कि हाँ एजेंसियाँ ये रिकॉर्ड करती हैं और उन्हें करना चाहिए, और जस्टिफाई किया इस सारी टैपिंग, हैकिंग, बगिंग सारे को। नेशनल टीवी पे एक इंटरव्यू में आकर जब एक मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने इस सारे को जस्टिफाई किया कि हाँ मेरा भी सुनती हैं, औरों का भी सुनती हैं, उनको हक है कि वो सुने, वो ना सुने तो मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाएगी, तो उस वक्त इंटरनेशनल सुबकी नहीं हुई थी जब हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो हैकिंग, बगिंग, टेपिंग को बड़ा जस्टिफाई कर रहा था और कह रहा था कि ये बड़ा शानदार काम है जो मेरी एजेंसियां कर रही हैं। आज अपनी 2 टेपें निकल आई हैं तो रोने लग गए हैं। कल जब अपोजिशन की निकालते थे तो तालियां बजाते थे और फिर नेशनल टीवी पे आके उसकी जस्टिफिकेशन भी देते थे बतौर वज़ीर आज़म के, हाँ ये बड़ा शानदार काम है। आज अपनी 2 टेपें निकल आई हैं तो उन्हें तब समझ नहीं थी कि जो इन्हें आज ऑपोजिशन की दी जा रही हैं इनकी अपनी भी हो रही हैं, कि तब उनका ख्याल था कि वो एक मुकद्दस गाय हैं और इस मुल्क में जो मुकद्दस गाय की हैसियत उनकी ताहयात बरकरार रहेगी। सदा नाम तो रब का है ना जी, बादशाही ने ख़त्म होना होता है, लेकिन जब आदमी तख्त पर बैठा होता है तो उसको नहीं समझ आती कि ये तख्त मुझसे चला जाना है। ये खेल सबसे बुरी बात तो वो थी जब इमरान खान ने जस्टिफाई किया। आज की हुकूमत उसको जस्टिफाई तो नहीं कर रही, वो कह रही है ये गलत है, इसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन किस हद तक उनकी ताकत है और किस हद तक करने वालों की ताकत है उस पर तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि जब सिविलियन
सिविलियन लीडरशिप जिनकी होती है वो बतौर तख्त पर बैठ के जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बड़े मुल्ज़िम हैं। ये एक सोशल इशू है और इस मामले को, इस सिचुएशन को खत्म होना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।